बहुत जोरदार टॉपिक होता है बेटा प्रिज्म। इसको मैं आप लोगों को समझा देता हूँ क्या होता है प्रिज्म में, कैसे होता है, एक बार देख लेते हैं। ये बेटा हमारे पास में प्रिज्म है, और प्रिज्म में भी पता है सबसे ज़्यादा जो आपसे पूछा जाता है वो आपसे पूछा जाता है थिन प्रिज्म के बारे में। ठीक है, पहले लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ द प्रिज्म। जैसे मान लो ये मैंने यहाँ पे एक इंसिडेंट रे जो है बेटा उसको यहाँ पर गिरा दिया है। ये इस वाले सरफेस के हिसाब से क्या हो गई बेटा, आपकी नॉर्मल हो गई। यहाँ इसका रिफ्रैक्शन हुआ, यहाँ रिफ्रैक्ट होकर आपकी जो रे है बेटा वो इस तरह से कुछ चली गई। तो बेसिकली आप लोगों के पास में दो सरफेस हैं जिनके बीच में कुछ एंगल यहाँ पे बन रहा है विच इज़ लेस देन 90 डिग्री, है ना। आमने सामने के सरफेस हैं, उनके ऊपर अपन लोगों ने बेटा रे गिरा दिया, दूसरे सरफेस से उसको पार करा दिया, राइट। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि इसी तरह का कॉम्बिनेशन हो बेटा तभी प्रिज्म बनेगा। आप चाहते तो रे को आप यहाँ पर गिरा के आप बेटा यहाँ से भी उसको ऐसे पास करा सकते थे। ये एंगल आपका एंगल ऑफ प्रिज्म या एपेक्स एंगल हो जाता। इसको हम लोग क्या नाम देते हैं बेटा, एपेक्स एंगल या फिर एंगल ऑफ प्रिज्म। ठीक है बेटा, ये वाली बात सब लोग ध्यान रखें, है ना। ये बेटा नॉर्मल थी तो उसके साथ में जो एंगल बना वो आई कहलाया, और यहाँ पर ये बाहर निकल रही थी तो इसको अपन ने ई नाम दे दिया। ठीक है, ये हमारा इमरजेंट एंगल या एंगल ऑफ इमरजेंस, ये आपका इंसिडेंट एंगल या एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, इस रे को हम लोग बेटा ई रे या इमरजेंट रे भी बोलते हैं, और इसको अपन लोग क्या बोलते हैं, आई रे। इसके बारे में तो हम लोग बचपन से जानते ही हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, यहाँ पर बेटा आपके दो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बने, एक ये R1 बना, एक ये R2 बना। असली में R1 और R2 जो है भाई इसके लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, और R2 जो है इसके लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस है। मतलब हम लोग दो बार स्नेल्स लॉ जो है वो अप्लाई सीधे सीधे कर सकते हैं। आइए ज़रा देखते हैं किस तरह से हम लोग स्नेल्स लॉ को अप्लाई करते हैं। तो लेट अस सी। सबसे पहले इस वाली सरफेस पे जब मैं स्नेल्स लॉ अप्लाई कर रहा था, और फिर यहाँ पर अप्लाई करूँगा। ठीक है, इसको मैं 1 बोल देता हूँ और इसको मैं 2 बोल देता हूँ। तो जब 1 पे अप्लाई किया तो क्या लिखा, μ1 sin I इज इक्वल टू μ2 sin R। ठीक है बेटा, मैंने यहाँ पर मान लिया कि बाहर हवा है तो बेटा म्यू की वैल्यू 1, और जो प्रिज्म दिया हुआ है उसका म्यू जो है वो म्यू है। ठीक, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1 sin I इज इक्वल टू म्यू साइन R। ठीक है बच्चों, ये हमारे पास में सीधे सीधे इक्वेशन क्या आ गई, sin I अपॉन sin R इज इक्वल टू म्यू। कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ये तो ठीक है, मैंने ऐसे ही लिख लिया, ऐसे डरना मत, स्टाइल मार रहा हूँ, है ना। उसके अंदर ऐसी कोई बात नहीं है जो ये मैंने यहाँ पर लिखा है। आप इतना लिख के भी छोड़ सकते हो 1 को मिटा के, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 है बेटा बेसिकली। ठीक, जब बेटा इसी को मैंने सेकंड इक्वेशन अप्लाई किया, यानी सेकंड सरफेस पे इस वाले एंगल को R1 बोल रखा है, तो ये बात ध्यान रखें। सेकंड सरफेस के ऊपर जब मैंने इसको अप्लाई किया तो सेकंड सरफेस के लिए मैंने क्या लिखा, जल्दी से बोलो। मैंने लिखा म्यू साइन R2 इज इक्वल टू कितना बेटा, 1 साइन E। दिख गया, तो यहां से आपके पास में क्या आ गया बेटा, साइन E अपॉन साइन R2 इज इक्वल टू म्यू। ध्यान दो, दिखा आपको। और इसको देख के आपके मन में बेटा ये ख्याल आना चाहिए कि म्यू यहाँ भी है, म्यू यहाँ भी है, तो ये दोनों भी बराबर हैं। तो हमारे पास एक और जो रिलेशन आ गया बेटा वो क्या आ गया, ध्यान दो, एक बहुत ज़ोरदार सा रिलेशन हमारे पास में आ गया। अगर इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 बोलता हूँ तो क्या आ गया बेटा, बोलो, साइन I अपॉन साइन R1 इज इक्वल टू साइन E अपॉन साइन R2 इज इक्वल टू कितना बेटा, म्यू। ठीक है, अपने आप में एक बहुत ही ज़ोरदार सा एक रिलेशन हम लोग यहाँ पे निकाल सकते हैं। ठीक है, अब सुन मेरी बात, ये आपका बेटा एपेक्स एंगल है, ये वाला एंगल R1 है, ये वाला एंगल R2 है। तो साफ साफ हम लोग यहाँ पे जब बेटा ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टीज़ को अप्लाई करते हैं तो हमारे पास में जो यहाँ पर हम चीज़ लिख सकते हैं वो क्या लिख सकते हैं कि A की वैल्यू जो है वो कितनी आ गई, R1 प्लस R2। एपेक्स एंगल जो है वो R1 और R2 के सम के बराबर होता है। और साथ ही बेटा अगर यहाँ आपसे कोई डेविएशन निकालने की बात करें, डेविएशन समझते हो कि आपकी रे को जाना कहाँ था और वो गई कहाँ, तो मेरी ये वाली रे जो है बेटा ये जाना कहाँ चाहती थी, सर ये जाना यहाँ चाहती थी पर ये गई यहाँ, तो ये आप लोगों का बेटा डेविएशन हो गया, डेल्टा। इफ समबडी आस्क्स मी अबाउट दिस डेल्टा, अगर कोई मुझे इस डेल्टा के बारे में सवाल करता है कि भाई ये जो डेल्टा है इसकी वैल्यू बता दो, तो ये डेल्टा की वैल्यू मैं कैसे निकालूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो देख, पहला डेविएशन तो बेटा आपकी रे का ये था डेल्टा 1, और दूसरा डेविएशन जो है बेटा वो ये था डेल्टा 2। तो बेसिकली दिस डेल्टा इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ व्हाट, डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2, है कि नहीं। तो
तो बेटा इस डेविएशन की जो वैल्यू हमारे पास यहाँ पर आती है, ये वैल्यू आती है डेल्टा की हमारे पास में 2i माइनस a। ये हमारे पास में जो वैल्यू है बेटा निकल के आती है किसकी, डेविएशन की। i इक्वल्स टू ई वाली जो कंडीशन है इसके अंदर मैं वो अप्लाई करके चल रहा हूँ, ठीक है। अदरवाइज जो हम लोग लिखते हैं नॉर्मली, जब डेविएशन लिखते हैं तो हमारे पास में जब डेल्टा आता है तो i प्लस ई माइनस ए आता है। क्या आता है बेटा डेविएशन आपका, i प्लस ई माइनस ए। ये मैंने वो कंडीशन ले लिया जिसमें i और e की वैल्यू बराबर जब हो जाएंगे तो डेविएशन क्या आ जाएगा, 2i माइनस ए आ जाएगा। जनरल डेविएशन i प्लस ई माइनस ए से दिया जाता है, a जो है वो r1 प्लस r2 है, तो आप लोग चाहे ऐसे लिख सकते हैं, ये जनरल है, ठीक है। और ये क्या है, दिस इज अ स्पेशल केस जिसमें i और e की वैल्यू क्या हो गई बेटा बराबर, ठीक। तो प्रिज्म में ये सारी की सारी चीज़ें हम लोग कर सकते हैं जो हम लोग यहाँ देख रहे हैं, इतनी सारी जो चीज़ें हैं अप्लाई की जा सकती हैं। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि प्रिज्म हमेशा ऐसा पूरा पूरा ही मिले, हो सकता है कि प्रिज्म जो है उसका पूरा ऊपर का पोर्शन उड़ा के यहाँ से हम लोग पास करा दें बेटा रे को, तो ये आपका एपेक्स एंगल बन जाएगा। हो सकता है कि यहाँ से हम लोग रे को बेटा इस तरह से पास करा दें, अगर ये आपने नॉर्मल डाल दी और इस तरह से यहाँ पे क्या हो गया बेटा, मान लो रिफ्रैक्शन हो गया, तो आपकी जो रे है वो ऐसे गई, यहाँ से ऐसे निकल के पास हो गई, तो फिर ये आपका एपेक्स एंगल हो जाएगा। तो देखो कर तो अपन लोग कैसे भी सकते हैं, ध्यान रखना। तो प्रिज्म इज बेसिकली अ कंसेप्ट विच शुड बी यूज्ड, है ना, विच कैन बी यूज्ड इन एन नंबर ऑफ फॉर्म्स, जो यहाँ पे हमें पता लगता है, ठीक। ये डेल्टा बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा, इसके बारे में ध्यान रखें। दोनों तरफ आई की जो वैल्यू है, दोनों तरफ स्नेल्स लॉ जो हम अप्लाई करते हैं, इसके बारे में ध्यान रखें। सारी की सारी चीज़ें फिर हमसे सॉल्व हो जाती हैं, कोई दिक्कत हमें नहीं आती है, राइट। चलो आगे देखें भाई, ये आप लोगों को वही सारी चीज़ें बता रखी हैं बेटा जो मैंने अभी आप लोगों के लिए निकाली हैं। डेविएशन का फॉर्मूले का डेरिवेशन अगर कोई करवाए तो बेटा आप लोग यहाँ से देख लीजिए, डेल्टा की वैल्यू पहले केस में क्या आ जाएगी, ये एंगल आई था तो i माइनस r1, ठीक है, और दूसरे केस में क्या आ जाएगी, e माइनस r2। ये e है ना बेटा, तो ये कितना हो जाएगा ये टोटल एंगल e है, और ये वाला एंगल कितना था बेटा, r2 था, तो यहाँ पर जो डेल्टा आएगा वो क्या आएगा, e माइनस r2 आ जाएगा, और ये वाला जो डेल्टा आएगा डेल्टा 1, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, i माइनस r1। दोनों को ऐड कर दिया, आंसर कितना आ गया, i प्लस ई माइनस ए, जो मैंने वहाँ पर आपको लिख के बता रखा है, ठीक है। जनरल फॉर्मूला फॉर डेविएशन, राइट, ठीक है, ये तो अपने को पता ही है ना। अब यहाँ पर देख, thus the angle of deviation depends on the angle of incidence. A plot between the angle of deviation and angle of incidence is shown. You can see that in general any given value of delta except for I equals to E corresponds to two values of I, hence of E. यहाँ से हमें क्या देखने को मिल रहा है बेटा कि किसी वैल्यू ऑफ डेविएशन के ऊपर, किसी भी वैल्यू ऑफ डेविएशन के ऊपर एक वैल्यू छोड़ के जहाँ पर I और E बराबर हैं, हम लोगों को जो बेटा दो एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा मिलते हैं। यही तो लिखा है, देखो ये बात ध्यान रखना। थ्योरी के अंदर बेटा ये डायग्राम आपसे बनवा लिया जाता है, तो CBSE थ्योरी के लिए इम्पॉर्टेंट हो गया है, और ये वाला जो पार्ट है कंपटीशन के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। तो ध्यान रखना, डेविएशन के ऊपर कुछ भी बात होती है तो अपने को ये सारी की सारी चीज़ें बतानी पड़ती हैं, है ना। तो हमने क्या बोला कि एनी गिवन वैल्यू ऑफ डेल्टा एक्सेप्ट फॉर I इक्वल्स टू E कॉरेस्पॉन्ड्स टू टू वैल्यूज ऑफ I एंड हेंस E, ठीक है। अगर बेटा I की दो वैल्यू आ रही है तो E की भी दो वैल्यू आएगी, और सिर्फ I इक्वल्स टू E एक ऐसा एंगल होता है जहां पर हमें एक वैल्यू मिल रही होती है फॉर अ पर्टिकुलर एंगल ऑफ डेविएशन, ठीक है। दिस इन फैक्ट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम द सिमेट्री ऑफ I एंड E, ठीक है। I और E की जो बेटा सिमेट्री है, I प्लस ई माइनस है, जो अपन लोग लिखते हैं ना, यही वाली जो इक्वेशन लिखते हैं I प्लस ई माइनस है, यहीं से अपन लोग ये वाली बात बोल पाते हैं, ठीक है। हाँ, physically this is related to the fact that the path of ray in figure 9.23 can be traced back resulting in the same angle of deviation। ये हम लोग क्यों लिख पाते हैं, ये वाली बात ये है बेटा कि जो हम लोग ये डायग्राम बना रहे हैं प्रिज्म का, जैसे मान लीजिए मैंने प्रिज्म बनाया और इस वाले प्रिज्म के अंदर रे ऐसे गिराई, और इस रे को बेटा ऐसे अपन ने क्या निकाल दिया, बाहर निकाल दिया। ये हम लोगों ने क्या ले लिया, एंगल I ले लिया, और ये हम लोगों ने क्या ले लिया बेटा, एंगल E ले लिया। अब ये वाली बात सोच के देख कि अगर मैं इस रे को उल्टा लेकर आता, E के ऊपर गिराता तो I पे बाहर निकल जाती, ठीक है। अगर मैं इस वाली रे को E के ऊपर लाता, ठीक है, तो ये बाहर कितने पर निकल जाती बेटा, I के ऊपर बाहर निकल जाती, एज सिंपल एज दैट। तो बस यही वाली बात बोली गई है, बस इस बार पाथ क्या कर दी मैंने, ऑपोजिट कर दी। तो I और E की जो वैल्यूज हैं उनका रिलेशन यहाँ से अपने को पता लगता है बेटा, और ये वाली बात हम लोग देख पाते हैं, ठीक है।
तो फिजिकली दिस इज रिलेटेड टू द फैक्ट। हाउ कैन दिस बी फिजिकली रिलेटेड, अगर आपसे क्वेश्चन ऐसा कोई पूछा जाता है ना, तो आप लोग ये बात समझ जाना कि पाथ ऑफ अ रे कैन बी ट्रेस्ड बैक रिजल्टिंग इन द सेम एंगल ऑफ डेविएशन। समझ गए। और ये जो मिनिमम डेविएशन की कंडीशन होती है, जैसे अपन डेल्टा मिनिमम बोलते हैं, तो रिफ्रैक्टेड रे जो होती है वो बेटा पैरेलल हो जाती है बेस के। ठीक है, इन अंडर द कंडीशन ऑफ डेल्टा मिनिमम, ये वाली बात ध्यान रखना। डेल्टा मिनिमम की कंडीशन के अंदर क्या होता है बेटा, आपकी रिफ्रैक्टेड रे इनसाइड प्रिज्म becomes parallel to the base of the prism। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो बेटा हम लोग प्रिज्म इतनी देर से बना रहे थे, इस वाले प्रिज्म में एक स्पेशल कंडीशन जो है वो हमने क्रिएट कर दी है, जिसमें आपकी जो अंदर वाली रिफ्रैक्टेड रे है ना बेटा, वो आपकी क्या हो गई है, आप लोगों के बेस ऑफ द प्रिज्म से पैरेलल हो गई है। तो ये अगर एंगल ए था, ये R1 था और ये क्या है बेटा R2 था, तो इस स्पेशल केस के अंदर आप लोगों को क्या मिलने वाला है, जल्दी बता। इस वाले स्पेशल केस में R1 और R2 जो है बेटा वो बराबर होने वाला है, क्योंकि पैरेलल आ गया। तो हम लोग क्या बोलते हैं कि A इज इक्वल टू R1/2 इज इक्वल टू, मतलब R/2 ही बोल दो उसको सीधे सीधे, तो उल्टा ही लिख रहा हूँ मैं वैसे। तो हम लोग बोलते हैं ना R1 + R2 इज इक्वल टू A। तो यहाँ से R1 और R2 की वैल्यू बराबर हो जाती है, जिसके कारण हम लोग अब क्या लिख सकते हैं, हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं बेटा इनकी वैल्यू को इक्वेट करके, तो 2R इज इक्वल टू A, मतलब कि R की वैल्यू अब की बार क्या आएगी, A/2, विच मीन्स दैट R1 इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू कितना बेटा, A/2। ये कंडीशन यहाँ से डिराइव होके आती है जब हमारा डेल्टा मिनिमम जो है बेटा वो आ जाता है। अब जब मैं इसके अंदर स्नेल्स लॉ अप्लाई करता हूँ, तो हम लोग देखो ये जो R1 = R2 = A/2 आया ना, इसके बाद में अपने क्या लगाने की कोशिश कर रहा हूँ बेटा, स्नेल्स लॉ। अब अगर अपन लोग पता है स्नेल्स लॉ लगाने की कोशिश करते हैं ना बेटा, तो यहाँ पर सारी की सारी जो कंडीशन है उसके अंदर अपन लोग डेल्टा मिनिमम की जो वैल्यू है उसके थ्रू म्यू को हम लोग अब डिफाइन कर पाते हैं। ठीक है, तो हमारे पास में अगर मैं स्नेल लॉ उधर लगाऊंगा तो बोल क्या लगाऊंगा, 1 sin I इज इक्वल टू म्यू साइन R1। ठीक है, और इधर लगाऊंगा तो फिर क्या लिखूंगा बोल, यहाँ पर अब लगाऊंगा तो लिखूंगा मैं म्यू साइन R2 इज इक्वल टू कितना बेटा, साइन E, यही तो लिखूंगा। और बेटा I और E इस वाले केस में बराबर हो गए, क्योंकि मैं कौन सी कंडीशन लिखना चाहता हूँ, डेल्टा मिनिमम। ठीक है, डेल्टा मिनिमम वाली कंडीशन के अंदर मैं क्या जानता हूँ बेटा कि I और E जो है वो मेरे बराबर हैं, और क्या जानता हूँ, ये वाली कंडीशन भी जो है बेटा वो ट्रू है। तो ये सब कंडीशन ट्रू होने के कारण हमारे पास में बेटा जो अब म्यू की वैल्यू आती है कि भाई प्रिज्म का जो म्यू है वो कितना होना चाहिए अंडर द कंडीशन ऑफ व्हाट, डेल्टा मिनिमम। तो वो वैल्यू मेरे पास में आती है बेटा साइन ऑफ A + डेल्टा मिनिमम/2 अपॉन साइन ऑफ A/2। ठीक है बेटा, ये कंडीशन कैसे आई, क्योंकि जो हम लोग डेल्टा लिख रहे हैं उसकी वैल्यू क्या है, I + E - A। ये कंडीशन किस में कन्वर्ट हो गई बेटा, डेल्टा मिनिमम के केस में 2I - A में। ठीक है बेटा, और इसको देखते हुए अगर आप देखेंगे तो I की जो वैल्यू है वो हमारे पास कितनी आ गई थी, डेल्टा मिनिमम + A/2। ये आ गया ना तेरे पास में I। तो I को जैसे ही तू फॉर्मूले में पुट करता है तो तेरे पास में ये वाली वैल्यू निकल के आ जाती है। और बेटा ये प्रूफ आप लोगों से पूछा जाता है कि भाई डेल्टा मिनिमम वाले केस के अंदर म्यू की जो वैल्यू है वो कितनी आएगी, तो ये आ जाएगी सीधे सीधे, कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, ये कंडीशन हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। और इसके अंदर भी अगर हम लोग स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन लगा लें तो हमारे पास में म्यू की वैल्यू A + डेल्टा मिनिमम/2 अपॉन A/2 आ जाती है। ठीक है, तो म्यू कैन बी नियरली इक्वल टू व्हाट, A + डेल्टा मिनिमम/2 अपॉन व्हाट, A/2। तो ऐसी कंडीशंस भी अगर आपसे लिखवाई जाएं तो आपको लिखनी आनी चाहिए, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, अब इसके अंदर भी पता है मैं एक और कंडीशन लगा दूं कि हमारा जो प्रिज्म है वो भाई साहब थिन प्रिज्म है। तो जब पतला प्रिज्म हम लोग लेते हैं ना, तो हमारे पास में जो एंगल A होता है ना बेटा वो बहुत छोटा हो जाता है। ठीक है, A अगर हमारे पास में बहुत छोटा हो जाता है, इन दैट केस बेटा जो हमारा डेल्टा है उसकी वैल्यू हो जाती है म्यू -1 × A। ये बात ध्यान रखें। ठीक है,
बहुत ही छोटा डेविएशन हमें देखने को मिलता है पतले प्रिज्म के अंदर, जिसके अंदर ए की वैल्यू जो है वो अपने आप में क्या है, बहुत छोटी है। तुम ये मान लो कि हम लोग ये वैल्यू लेकर चलते हैं कुछ 0 से लेकर 5-7 डिग्री तक, तब आपका जो प्रिज्म है वो छोटा है। 0 to 5-7 डिग्री सोच ले कितना सा होगा। तो इतना पतला प्रिज्म जब लेते हैं तब हम लोग डेल्टा की वैल्यू क्या लिखते हैं बेटा, म्यू माइनस 1 इंटू ए। ठीक है, अब ये जो मैं म्यू लिख रहा हूँ ना बेटा, ये जनरल लिखे जा रहा हूँ। ठीक है ना, मैंने ये मान लिया कि बाहर हवा है और अंदर क्या है बेटा, म्यू वाला मीडियम है। इस म्यू को आप लोग और किससे रिप्लेस कर सकते हो, दिस म्यू कैन बी रिप्लेस बाय व्हाट, n21, जिसकी वैल्यू क्या होती है बेटा, n2 अपॉन n1। म्यू को आप किससे रिप्लेस कर सकते हो बेटा, n21 से, जिसकी वैल्यू क्या होती है, n2 अपॉन n1, है ना। n2 किसका हो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया बेटा आपके कांच का जो अंदर है ग्लास, और n1 किसका हो गया बेटा, एयर का। ठीक है, तो अगर ये ग्लास होता तो सीधे सीधे n2 की वैल्यू म्यू ही तो लिखता और n1 की वैल्यू एयर लिखता, तो म्यू आ जाता। अदरवाइज यू कैन ऑलवेज रिप्लेस दिस बाय दिस। तो यहाँ पर म्यू की जगह और क्या लिख सकता है तू, n21, वो भी यहाँ पे लिख सकता है। अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी स्टाइल आपको n21 लिख के इसे प्रूव करना चाहिए। ठीक है, म्यू मत लिखो, n21 लिखो, और या फिर बता दो कि मैंने बाहर एयर मानी है और अंदर को ये माना है, एंड में जनरल फॉर्मूला लिख दो। ठीक है, ये वाली बात आपको पता हो, देख सकते हैं हम लोग, ये देखिए एनसीईआरटी के अंदर इसी तरह से बताया हुआ है, तो ये वाली बात हम लोगों को पता हो। ठीक है, ये देखिए ए प्लस डेल्टा मिनिमम बाई 2 अपॉन ए बाई 2, स्मॉल एंगल प्रिज्म के लिए ये डेल्टा मिनिमम कितना आ गया बेटा, म्यू माइनस 1 इंटू ए, मतलब इसको भी हम लोग कैसे लिख सकते हैं, डेल्टा मिनिमम इज इक्वल टू n2 अपॉन n1 माइनस 1 इंटू ए। ये जनरल हो गया, जनरल स्मॉल एंगल के लिए, या थिन प्रिज्म जिसे अपन बोलते हैं। तो बहुत ज़्यादा डेविएशन जो है बेटा वो नहीं होता है, वो इसी वाली लाइन के थ्रू अपन को पता लगता है, इसी वाले फॉर्मूले के थ्रू हमको पता लगता है। ठीक है, और अब एक बहुत ज़ोरदार कंडीशन आती है बेटा प्रिज्म की, जैसे अपन क्या बोलते हैं बेटा, डिस्पर्जन। क्या बोलते हैं बच्चों, डिस्पर्जन। तो व्हाट इज डिस्पर्जन इन रियलिटी, इसको समझने की कोशिश कर। ये देखो भाई, डिस्पर्जन क्या है असली में, इसके बारे में एक बार हम लोग बात कर लेंगे, जिससे कि आप लोगों को कोई दिक्कत जो है वो नहीं आती, है ना। तो डिस्पर्जन की डेफिनेशन जब हम लोग देते हैं, तो डिस्पर्जन की डेफिनेशन हम लोग क्या देते हैं कि भाई हम बोलते हैं कि हमारे पास में जो वाइट लाइट होती है वो स्प्लिट हो गई, तो स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट, किसकी स्प्लिटिंग बेटा, वाइट लाइट की, इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स। हमारे लिए जो बेटा विजिबल लाइट है ना, वो वाइट लाइट ही है, और अगर ये अपने कलर्स के अंदर टूट जाती है किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने में, या मान ले प्रिज्म में डालने में, तो उस वाले प्रोसेस को हम लोग बेटा डिस्पर्जन बोलते हैं। डिस्पर्जन का बहुत जोरदार एग्जांपल आपको रेनबो जो है बेटा वो देखने को मिलता ही है। ठीक है, तो दिस इज व्हाट डिस्पर्जन इज, स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स, राइट, व्हेन इट ट्रेवल्स फ्रॉम अ रेयरर टू अ डेंसर मीडियम और फ्रॉम अ डेंसर टू अ रेयरर मीडियम। ठीक है, ध्यान रखना काउची का एक फॉर्मूला था जिससे अपने को ये पता लगा कि बेटा हमेशा सबसे ज़्यादा अगर कोई मुड़ेगा तो वो तो वॉयलेट ही होगा, मतलब लीस्ट वेवलेंथ वाले के ऊपर मुड़ने का जो है मैक्सिमम फ़र्क जो है वो पड़ता है, मैक्सिमम वेवलेंथ वाले के ऊपर मुड़ने का जो फ़र्क है वो लीस्ट पड़ता है। ठीक है, सो फॉर्मूला डिफाइंड था बेटा म्यू और लैम्डा का एक रिलेशन, a प्लस बी बाई लैम्डा स्क्वायर प्लस सी प्लस लैम्डा की पावर 4, इस तरह से वो जो रिलेशन है वो आता है हमारे पास। ठीक है, तो अगर मैं मान ले रेयरर टू डेंसर वाला जो केस है वही तेरे को एक समझाने की कोशिश करूँ। ये मान लो बेटा मेरे पास में मीडियम की बाउंड्री हो गई, ये हमारे पास में मान लो नॉर्मल हो गई, और मैं क्या लेकर आ रहा हूँ बच्चों, वाइट लाइट जो है उसको यहाँ पर फॉल कराने की जो कोशिश है वो कर रहा हूँ। तो मुझे ये तो पक्का है कि ये हमारे पास में अगर रेयरर मीडियम है और ये अगर डेंसर मीडियम है, तो रे जो है वो टूवर्ड्स द नॉर्मल जाएगी, पर टूवर्ड्स द नॉर्मल के अंदर जो मेरे पास में आखिरी रे आएगी, या जो नॉर्मल के सबसे पास आएगी, वो वाली रे कौन सी होगी बेटा, वॉयलेट होगी। ठीक है, और वहीं जो रे लीस्ट बेंड हो रही होगी, सबसे कम फर्क जिस पे पड़ रहा होगा, वो कौन सी होगी बेटा, रेड होगी। ठीक है, बेंड तो हुई है, क्योंकि अगर ये लाइट को जाना होता तो ये लाइट तो बेटा ऐसे चली जाती, तो बेंडिंग तो सबके साथ हुई है ना। पर अगर मैं बात करूं डेविएशन सबसे ज़्यादा किसके अंदर आया, तो वो मैक्सिमम डेविएशन आपका किसके अंदर आता है बेटा, वॉयलेट में आता है, और लीस्ट डेविएशन जो है वो किसके अंदर आएगा, आपका रेड में। तो अगर मैं यहाँ पे लिखना चाहूँ तो मैक्सिमम जो आपका डेविएशन मिला वो किस में मिला बेटा, हमेशा वॉयलेट में, और जो बेटा लीस्ट आप लोगों को डेविएशन मिलेगा वो किसके अंदर मिलेगा बेटा, रेड के अंदर। इसी के बीच में बेटा सारे के सारे कलर हैं, विबग्योर जो हम लोग बनाते हैं वो बेटा सब यहीं पर मौजूद है, वॉयलेट, इंडिगो, ठीक है, ब्लू, विब, इसके बाद में क्या आ गया, ग्रीन, है ना,
ये हमारा ग्रीन हो गया, ग्रीन के बाद में क्या आ गया, येलो, है ना, फिर क्या आ गया बेटा, ऑरेंज, और फिर क्या आ गया, रेड। तो सारे के सारे जो कलर्स हैं वो हम लोगों ने यहाँ पर देख लिए हैं, सारे कलर्स किस तरह से जा रहे हैं। तो ये विबग्योर जो है ये आपको इस तरह से बेटा देखने को मिल जाता है। दिस इज़ हाउ विबग्योर इज़ फॉर्म, VIBGYOR। ठीक है, तो विबग्योर जो है वो मैंने यहाँ पर आप लोगों को बना के दिखा दिया है, रेयरर टू डेंसर वाला। अब यही मान ले डेंसर टू रेयरर होता तो आपकी जो वॉयलेट है वो सबसे दूर हो जाती नॉर्मल का। यही अगर मैं डेंसर टू रेयरर बनाता, इन दैट केस, मैं यहाँ पे बस लिख के आपको बता रहा हूँ, आप लोग खुद से ट्राई करना बनाने की। अगर मैं D2R वाला जो है वो डायग्राम बनाता, इन दैट केस क्या हो जाता बेटा, वॉयलेट जो है वो फार अवे फ्रॉम नॉर्मल मिलती है आपको, सबसे ज़्यादा बैंड। ठीक है, और जो रेड होती वो क्या होती बेटा, नियरर टू नॉर्मल। यहां पर क्या हुआ बेटा, वॉयलेट जो है वो नियर टू नॉर्मल है, और रेड जो है वो क्या है बेटा, फार फ्रॉम नॉर्मल। तो ऑपोजिट केस जो है ना बेटा वो यहाँ पर एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से लाइट जो अपने 7 कॉन्स्टिट्यूएंट में टूट जाती है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, डिस्पर्जन। अब इस प्रोसेस को जब प्रिज्म से कराया तो हम लोगों ने क्या पाया, इस चीज को देख ले, डिस्पर्जन ये होता है, ये वाली चीज तेरे को पता होनी चाहिए। बाकी ये विबग्योर तो तू जानता ही है। ठीक है, ये हमारा विबग्योर है। ठीक है, रेड लाइट बेंड्स द लीस्ट वाइल द वॉयलेट लाइट बेंड्स द मोस्ट। ये बात हम लोग यहाँ पर भी देख सकते हैं बेटा, प्रिज्म के केस में देख जो डायग्राम बना हुआ है क्लियरली मेंशन्ड है ना, कि भाई रेड जो है वो तो क्या हो गई, लीस्ट बेंड हुई, जबकि वॉयलेट जो है वो मैक्सिमम बेंड होती है। ये हमारी बेटा वाइट लाइट की एक बीम आ रही है जैसे आप लोग देख रहे हैं। इसके कलर के ऊपर आप लोग ध्यान मत देना, इसके अंदर जो कलर्स हैं वो आप लोगों के ऊपर नीचे हो रखे हैं, पर मैं आपको बता दूं जो रेड है उसकी बेंडिंग जो है वो लीस्ट होती है, और वॉयलेट जो है उसकी बेंडिंग हाईएस्ट होती है। मतलब ये वाला कलर जो है ये यहाँ पर क्या मिला होगा बेटा, वॉयलेट मिला होगा, और यहाँ पर जो आपको कलर दिखा होगा वो क्या दिखा होगा, रेड। समझे, है ना, दिस शुड बी रेड। ये जो आपको ग्रीन कलर का दिख रहा है ये कैसा होना चाहिए भैया, ये आपका रेड कलर का होना चाहिए, और ये जो है नीचे वाला ये आपका कैसा होना चाहिए बेटा, वॉयलेट होना चाहिए। ठीक है, रेड और वॉयलेट, बीच में बेटा बाकी के जितने भी कलर्स हैं वो आपके आ जाते हैं। समझ गए, तो वाइट लाइट डाली थी और वो इस तरह से हमें मिली, राइट। ये चीज़ हम लोगों को यहाँ पे समझ में आती है, म्यू के ऊपर क्या डिपेंडेंसी होती है। इसी को हमने डिस्पर्जन बोला, फिनोमेना ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ लाइट इनटू इट्स कंपोनेंट कलर्स इज कॉल्ड डिस्पर्जन। पैटर्न ऑफ कलर्स को अपन स्पेक्ट्रम बोलते हैं, और स्पेक्ट्रम को अब तो अपन लोग बहुत अलग अलग तरीके से बेटा यूज़ करते हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, हाँ आओ इसके बाद में देख, हम लोगों ने पता है क्या किया, वापस से वाइट लाइट बनाने की कोशिश की। बाय डूइंग व्हाट, हम लोगों ने 2 प्रिज्म लगा दिया, है ना। न्यूटन साहब ने इसके ऊपर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए थे, तो मैं आप लोगों को बताऊं क्या हुआ। देखो, आइजैक न्यूटन सर यहाँ पर भी थे, लाइट के अंदर भी थे, ध्यान रखना, सिर्फ वो लॉज ऑफ मोशन में ही नहीं थे। सबसे पहला बल्कि जो लाइट के ऊपर जो थ्योरी दी थी कि लाइट पार्टिकल होती है, ये भी किसने बताया था बेटा, न्यूटन ने ही बताया था। तो यहाँ से एक क्वेश्चन आपका CBSE की थ्योरी के अंदर बनता है बेटा, जो न्यूटन एक्सपेरिमेंट के लिए इंपॉर्टेंट हो गया आपका, है ना। चलो देखते हैं क्या बोला। In a classical experiment known for its simplicity but general significance, Newton settled the issue once and for all. ठीक है, he put another similar prism but in an inverted position. उन्होंने क्या किया बेटा, एक और प्रिज्म लिया पर इन्वर्टेड पोजीशन के अंदर ले लिया, क्योंकि लोग ये सवाल करते थे कि भाई क्या प्रिज्म खुद कलर क्रिएट कर रहा है या वो सिर्फ इनको क्या कर रहा है, सेपरेट कर रहा है। एक बहुत बड़ा सवाल था कि जब प्रिज्म को अपन ने इस तरह से लगाया तो क्या प्रिज्म ने खुद ने कलर क्रिएट किए। तो लोग ये सोचने लगे यार प्रिज्म पे डाला तो ऐसे कलर आ गए, ये क्या हो रहा है, प्रिज्म कलर बना रहा है। तो लोगों ने बोला नहीं, मतलब जो अपने न्यूटन साहब है उन्होंने क्या किया, एक उल्टा प्रिज्म रख दिया उसके आगे। उल्टा प्रिज्म रखते ही वापस से वाइट लाइट मिल गई। मतलब ऐसा तो कुछ नहीं था ना कि प्रिज्म ने कलर बनाए, ठीक है। तो यही वाली चीज को इन्होंने सेटल किया, बट इन एन इन्वर्टेड पोजीशन एंड लेट द इमर्जेंट बीम फ्रॉम द फर्स्ट प्रिज्म फॉल ऑन द सेकंड प्रिज्म। जो बेटा पहले प्रिज्म से जो लाइट निकली उस वो पूरी की पूरी किसके ऊपर गिरा दी, दूसरे प्रिज्म के ऊपर गिरा दी, और यहाँ से क्या गिराई थी उन्होंने, व्हाइट लाइट गिराई थी। तो बेटा लाइट टूटी, यहाँ पर क्या हुआ बेटा, डिस्पर्जन हुआ, और डिस्पर्जन को वापस से किस में बदल दिया बेटा,
वाइट लाइट के अंदर जब स्क्रीन लगाई तो वापस से लाइट कैसी मिल रही थी बेटा, वाइट कलर की मिल रही थी। तो हमने बोला यार ये तो वाइट लाइट मिल गई। तो ऐसा देखने पर क्या हुआ, रिजल्टेंट इमर्जेंट बीम वाज फाउंड टू बी वाइट लाइट। द एक्सप्लेनेशन वाज क्लियर, फर्स्ट प्रिज्म splits the white light into its component while the inverted prism recombines them to give white light। समझ गए, ये चीज हमें यहाँ से पता लगी। Thus white light itself consists of light of different colors which are separated by the prism। मतलब प्रिज्म ने कलर नहीं बनाए थे, व्हाइट लाइट जो है उसके कलर्स को अपने कंपोनेंट्स के अंदर तोड़ दिया था किसने, प्रिज्म ने। प्रिज्म डिड नॉट क्रिएट एनीथिंग, प्रिज्म ने तो बस वहां पर क्या किया बेटा, सेपरेशन किया था उन कलर्स का। ठीक है, इट मस्ट बी अंडरस्टूड हियर दैट अ रे ऑफ लाइट as defined mathematically does not exist, an actual ray is really a beam of many rays of lights। ठीक है, each ray splits into component colors when it enters the glass prism, when those colored rays come out of the other side they again produce a white beam, जो हम लोग देख सकते हैं, जो हम लोग यहाँ पे सीधे सीधे समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये बात यहाँ से अपन लोगों को समझ में आती है कि प्रिज्म के अंदर क्या था और क्या नहीं था। ठीक है, ध्यान रखिए ये जो लाइन लिखी है, डिस्पर्जन क्यों होता है, डिस्पर्जन टेक्स प्लेस बिकॉज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम फॉर डिफरेंट वेवलेंथ्स इज डिफरेंट। मतलब म्यू जो है वो लैम्डा के ऊपर डिपेंड कर रहा है, जो मैंने अभी अभी बताया था ना बेटा काउची, तो काउचीज फॉर्मूला के थ्रू ये वाली बात हम लोगों को पता लगती है। और यही फंडा हम लोग बेटा स्कैटरिंग के अंदर भी काम में लेते हैं, ऑल्दो अब स्कैटरिंग आप लोगों के सिलेबस से रिमूव कर दिया गया है, जो बहुत ही खुशी की बात है। ठीक है, तो क्या बोला मैंने, बेंडिंग ऑफ रेड इज लीस्ट वाइल इट इज मोस्ट फॉर वायलेट। तो म्यू और लैम्डा का इन्वर्स रिलेशन यहाँ से अपने को पता लग जाता है। हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि रेड जो है वो फास्टर ट्रेवल कर रही है बेटा वाइटर मतलब वायलेट लाइट से, जब हम लोग उसको ग्लास के अंदर डालते हैं। ठीक है, रेड की ट्रैवलिंग क्या है बेटा, तेज है, जबकि वायलेट जो ट्रैवल कर रही है वो कैसे कर रही है बेटा, धीरे ट्रैवल कर रही है किसी और मीडियम में। मैंने आपको बताया था ना कि जो हम लोग म्यू की वैल्यू लिखते हैं वो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम के रेशो के थ्रू भी लिखते हैं। तो ये कुछ इसी तरह की बात है, ये बात ध्यान रखें। ठीक है, ये हम लोगों को पता लग जाती है। फिर मैंने तुम्हें एक क्रोमेटिक एब्रेशन लास्ट क्लास में बोलकर बताया था, तो ध्यान रखना, थिक लेंसेज कुड बी अज्यूम टू बी मेड ऑफ मेनी प्रिज्म्स, देयरफॉर थिक लेंसेज शो क्रोमेटिक एब्रेशन इन डिस्पर्जन ऑफ लाइट। ठीक है, असली में क्रोमेटिक एब्रेशन जो है बेटा वो तो यहाँ पर बता नहीं रखा है, तो मैं ही आप लोगों को उसके बारे में थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ, क्योंकि अगर इन्होंने लिख रखा है तो क्या पता ऐसा कोई क्वेश्चन आपसे पूछ लें। फॉर एग्जांपल क्या हुआ, जैसे मान ले ये लेंस है और इस वाले लेंस के अंदर क्या हुआ बेटा, हम लोगों ने लाइट जो है वाइट लाइट लेके मान लो अपन लोगों ने ली। अब हुआ क्या ना बेटा, जब हम लोग ऐसे वाइट लाइट को गिराते हैं तो हर कलर के लिए, क्योंकि म्यू की वैल्यू अलग थी, तो हर कलर के लिए बेटा जब हम लोग फोकल लेंथ का फॉर्मूला लिखते हैं ना 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 और 1/r1 माइनस 1/r2 वाला, तो बेटा हर कलर के लिए जो फोकल लेंथ है वो भी अलग आती है, क्योंकि फॉर एवरी कलर म्यू इज डिफरेंट। अपन तो एक जनरल केस लेके चल लेते हैं, तो इसलिए अपन लोग टेंशन नहीं लेते फालतू की, मोनोक्रोमेटिक लाइट हर बार लेके चलते हैं। पर अगर वाइट लाइट गिराएंगे तो हर कलर के लिए म्यू अलग हो जाएगी। अब म्यू अलग हो जाएगी बेटा, तो यहाँ पर क्या होगा, येलो लाइट तो मान ले यहाँ पर फोकस कर रही है, ठीक है, कोई दूसरे कलर की लाइट है वो कहीं और फोकस कर रही है, मान ले ऑरेंज जो है वो भाई यहाँ पर फोकस कर रही थी। सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ बेटा, अभी इसके अंदर ये मत लगाना कि अपन लोग ये वाला पार्ट अप्लाई कर रहे हो कि भाई ऐसा कुछ है ना। अब जैसे मान ले ब्लू कलर जो था वो मान ले यहाँ पर आके बेंड होके मिल रहा था, है ना। इसमें अभी ये मत बोलना कि सर ये ज़्यादा बेंड हुआ वो कम बेंड हुआ, उसकी अभी मैं बात नहीं कर रहा है ना। अदरवाइज मैं विबग्योर के थ्रू बनाता तो फिर हो सकता है कि डायग्राम चेंज हो जाता। भाई सबसे ज़्यादा बेंड कौन होता, वॉयलेट होता, तो अपन वॉयलेट को तो यहाँ पर लाते, ये वॉयलेट, फिर कौन होता इंडिगो, फिर कौन होता ब्लू, फिर कौन होता बेटा ग्रीन, फिर कौन होता येलो, फिर कौन होता ऑरेंज और फिर कौन होता बेटा रेड। तो इस तरह से ये चलता रहता। सबसे ज़्यादा बैंड कौन हो रहा था, तेरा वायलेट हो रहा था। तो मैं बस आप लोगों को यही वाली बात समझाना चाह रहा हूँ कि क्योंकि अलग अलग कलर जो हैं वो अपने हिसाब से बेटा बैंड होते हैं, तो उनके सबके फोकस होने की जो जगह है बेटा वो भी सब अलग अलग हो जाती है। अब ये जो फोकस होने की जगह बेटा अलग अलग हो गई, उसके कारण क्या हुआ, जो इमेज जो बनी, जिस ऑब्जेक्ट की आपको इमेज बनानी थी वो भी बेटा गड़बड़ बन गई। अब वो इमेज गड़बड़ बनी, आपको सही से दिखी नहीं, तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं ना, थिक लेंसेज जो हैं वो काम में नहीं लेते हैं, ठीक है। हम लोग जनरली क्या यूज़ करने की कोशिश करते हैं, हम लोग पतले लेंसेज काम में लेने की कोशिश करते हैं, और इसी को अपन लोग क्या बोलते हैं बेटा, क्रोमेटिक एब्रेशन जो है वो नाम देता है ना। अब इसको रिमूव करना है। अब इसको रिमूव करने के लिए आप क्या करोगे, ये वाला जो लेंस है, इसी वाले लेंस के आगे अपन लोग क्या करते हैं बेटा, एक कॉन्केव लेंस जो है ना वो भी लगा देते हैं।
तो ये जितना आगे पीछे हो रहा होता है, जितना इसने कन्वर्ज किया था, उतना एक्स्ट्रा ये बेटा डाइवर्ज करके सबको एक ही पोजीशन के ऊपर ले आता है। ठीक है, और हम लोगों को जो नॉर्मल फंडा होता है ना बेटा, उस वाले फंडे से सारे के सारे कलर एक ही पॉइंट के ऊपर मिलते हुए दिख जाते हैं। तो ऐसे में फिर आप लोगों को कोई भी दिक्कत जो है वो आनी बंद हो जाती है। ठीक है, तो दिस इज हाउ यू कैन रिमूव क्रोमेटिक एब्रेशन बाय यूजिंग अ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज। और जो फाइनल कॉम्बिनेशन है उसी से आपको बेटा पता लगता है कि आपका जो लेंस है वो कॉनकेव है, मेरा मतलब है कि डाइवर्जिंग है या कन्वर्जिंग है। ठीक है, तो दैट्स हाउ यू कैन रिमूव द पार्ट ऑफ क्रोमेटिक एब्रेशन फ्रॉम अ लेंस। वो लिख दिया है एनसीईआरटी में, इसलिए मैंने आपको ये बात बता दी है। ठीक है बेटा, चलो, है ना, ये बात हमें पता थी, है ना भाई। तो ये वाली बात सब लोग ध्यान रखेंगे, इसके अंदर कोई ऐसी बहुत बड़ी बात अब